कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता। धूप छांव हो या हो बारिश, इसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपके रूबरू हैं आपको जानकारी देने के लिए, हमेशा की तरह। और आज हम बात करेंगे उड़द दाल और मूंग दाल की, लेकिन उससे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के 3 प्रखंड के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने की है योजना। चतरा जिला के जलाशयों में होगा ग्रास कार्प और भारतीय मेजर कार्प की मछली अंगुलिकाओं का संचयन। और शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं संकर प्रभेद भारत। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिला में तेलहनी फसलों की उपज और उपज क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इस क्रम में वर्ष 2016-17 में गढ़वा जिला के मेराल, रमना, गढ़वा प्रखंड में विभिन्न फसलों का प्रत्यक्षण किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए इन प्रखंड के किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र, नेपसेक स्प्रेयर, पावर नेपसेक स्प्रेयर, बैल चालित मिट्टी पलट हल एवं सामान्य रीज हल, सीड ड्रिल, जीरो टिल सीड ड्रिल, पावर वीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पंप सेट, स्प्रिंकलर सेट, सिंचाई पाइप, सीड स्टोरेज बिन, ग्राउंड नट डिगर और ग्राउंड पोर्ट स्पोडर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक किसान आत्मा कार्यालय गढ़वा में 16 सितंबर 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। चतरा जिला के चयनित जलाशयों में ग्रास कार्प और भारतीय मेजर कार्प की मछली अंगुलिकाएं संचित करने के लिए जलाशय मत्स्य योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रति 1000 ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं के लिए 1500 रुपए और प्रति 1000 भारतीय मेजर कार्प अंगुलिकाओं के लिए 500 रुपए निर्धारित है। जो प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य बीज उत्पादक चतरा के विभिन्न जलाशयों में इन मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, वे जिला मत्स्य कार्यालय चतरा में 10 सितंबर 2016 तक अपना आवेदन प्रपत्र जमा कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि कृषि यंत्रों से खरपतवार निकालने की तुलना में हाथ से निकौनी करने में 3.5 से 4 गुना खर्च बढ़ जाती है। किसान कृषि कार्य के लागत में बचत करने के लिए उन्नत कृषि यंत्रों की सहायता लें। किसान भाइयों, खेती बाड़ी का काम निपटाने में कई लोगों की जरूरत होती है। ऐसे में जन मजूर का सहारा लेना पड़ता है। एक तो जन मजूर आसानी से मिलते नहीं हैं, मिलते भी हैं तो उनका मेहनताना खेती की लागत को बढ़ा देता है। आप इस समस्या के निदान के लिए खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दें। खेत कोड़ाई से लेकर फसल कटाई तक के सारे यंत्र उपलब्ध हैं। इससे समय, श्रम तथा पैसे की बचत होगी। उपज में 10 से 20% तक की वृद्धि होगी। यदि कोई किसान उन्नत कृषि यंत्रों से खेती कर रहा है, खरपतवार नियंत्रण कर रहा है, और यदि कोई किसान जो है अपने पास उपलब्ध जो है कुदाल या खुरपी से खरपतवार नियंत्रण कर रहा है, तो उन्नत कृषि यंत्र की अपेक्षा जो है उसमें 3.5 से 4 गुना खर्च ज्यादा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप उन्नत कृषि यंत्र में 1 रुपया खर्च करते हैं, तो आप अपनी देसी तकनीक से जो करते हैं उसमें जो है आपका 3.5 से 4 रुपया खर्च होगा। किसान भाई, आप यदि शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो सितंबर तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए संकर प्रभेद भारत या इंदिरा लगाएं। शिमला मिर्च के संकर प्रभेदों की बुआई में 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। इसमें कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए शिमला मिर्च के संकर प्रभेदों में भारत या इंदिरा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। आसानी और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। आइए आज जानते हैं बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए
5 गंधपास यानी 5 फोरमैन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। ये कीट इसमें फंस जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 1950 रुपए से 2400 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, सरसों तेल 10,500 रुपए से 12,000 रुपए, चीनी 3860 रुपए से 4010 रुपए, आलू 1400 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। हम यूं गए और यूं आए। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, वादे के मुताबिक अब बात करते हैं उड़द और मूंग दाल की। बिल्कुल, अभी किसान भाई बहन जो है अपने खेतों में उड़द और मूंग दाल लगाए हुए हैं, लेकिन देखिए अगर वो सही फसल आपको सही पैदावार मिल जाए तो काफी मुनाफा हो जाता है। लेकिन अगर उसमें कीट लग जाए, बिल्कुल सही समझे, अगर कीट लग जाएगा तो काफी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसका समेकित कीट प्रबंधन किया जाए। तो इसी विषय पर हम अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दिलवा देते हैं, क्योंकि उनकी पैदावार जो है काफी उसे मुनाफा दिलवा सके। तो आइए मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और जानते हैं कि इसका कीट प्रबंधन कैसे करें। दलहन लगाने वाले किसान भाइयों के लिए आज विशेष जानकारी लेने के लिए आए हैं कि उड़द और मूंग में कौन कौन से कीट लगेंगे और उनका रोकथाम कैसे करें। झारखंड में किसान भाई दलहन में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ऐसे में हमारे किसान भाई उड़द और मूंग लगाते हैं जो कि नकदी फसल है। तो उन फसलों में जो कीट लगते हैं वो कौन कौन से होंगे और शुरुआती दौर में कैसे कीट लगते हैं? तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में दलहन मुख्य रूप से अरहर और उड़द जो मुख्य फसल है, उसके अलावा आपका है आपका मूंग। तो चूँकि हम लोग देखिए अरहर और मूंग इसलिए हम लोग लगाते हैं कि चूँकि हमारे दलहनी फसल दलहन जो हम लोग को मिलती है, जिसमें प्रोटीन का सोर्स प्रचुर मात्रा में होती है, जो हमारे शरीर के सभी आदमियों के लिए दलहन दाल जरूरी है, ताकि इसका हम लोग अपना प्रोटीन की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दलहन खासकर उड़द और मूंग, इसलिए उड़द और मूंग को हम लोग किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये उड़द और मूंग आपको 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है, कम समय में तैयार हो जाती है। और उड़द और मूंग को हम लोग जो टार जहाँ कम बारिश होती है
वहाँ पर लगाते हैं तो ये फसल बहुत अच्छी हो जाती है और 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में आपका फसल कट के तैयार हो जाती है। इसको हम नगद भी बेच सकते हैं या इसको अच्छा उपज लेकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अगर खरीफ के मौसम में देखें, ऐसे बरसात के मौसम में देखें तो दलहन में कीट लगते हैं और दलहन जो है फूलों जब आती है तो कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे में हमारे किसान भाई जो पूंजी लगाते हैं उनका नुकसान होता है। तो इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? तो उड़द और मूंग में जो मुख्य रूप से लगने वाली कीट जो इसको हम लोग बोलते हैं, जो कीड़ा बोलते हैं या पीलू बोलते हैं, जो हमारे फसल को बर्बाद करती है, तो इसके लिए मुख्य कीट क्या है आपके, जैसे आपके हमारे उड़द में जो है इसको हम लोग बोलते हैं भुआ पीलू। जो भुआ पीलू कभी लगने से क्या होता है, हमारे फसल को कट कर देती है, पत्ती का खा जाती है, जिसके कारण पत्ती एकदम आपका जाली नुमा हो जाती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो सके, भोजन नहीं बन पाता है, पौधा का उतना विकास अच्छा से नहीं हो पाता है। तो एक तो भुआ पीलू हो गया। इसके अलावा जिसे उड़द में हम लोग बोलते हैं फली छेदक कीड़ी, जो सभी दलहनी फसल में लगती है, फली छेदक कीड़ा। तो ये दो मुख्य रूप से ये उड़द में लगती है। और एक जिसको हम लोग बोलते हैं मोजाइक, तो मूंग में भी फली छेदक कीड़े लगते हैं और खासकर मूंग में 2 तरह से एक मोजाइक बोलते हैं, जैसे उड़द में कहीं मोजाइक मिलते हैं। तो ये मोजाइक का पहचान क्या है कि उसमें पौधा का बढ़वार कम होगा और पत्तियाँ छोटा छोटा होगी, सिकुड़न होगी और उसमें पीला होने के बाद वो या आपका पीला हो जाते हैं पत्ता और उसके बाद पीला होने के बाद पौधा मर जाती है, ताकि उसमें फल भी नहीं बन पाती है। सबसे पहले जो हम जानना चाहेंगे कि भुआ पिल्लू की जो बात आपने की, तो वो समूह में अंडे देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी बढ़वार होती है और समूह के समूह में रहते हैं और सारा फसल एक बार में ही चट कर जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए, जैसे शुरू में ही हमारे किसान भाई देख लेते हैं कि अंडा दे दिया है, तो उसका रोकथाम कैसे करेंगे? कौन सा कीटनाशक डालेंगे, रासायनिक या जैविक? तो इसके लिए हम लोग सब, चूँकि ये आपके इसमें ये कीड़े में क्या है कि इसमें रोएदार कीड़ा होती है, तो इसमें हम लोग आपको सिस्टमेटिक दवा का जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग मेटासिस्टोक की दवा आती है, जिसको हम लोग 1 ml या 2 ml 1 लीटर पानी में करके हम लोग छिड़काव करते हैं, तो उससे भी हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। बहुत किसान लोग क्या करते हैं कि अगर नीम बेस्ड दवा मिल जाती है, तो नीम का भी अगर 5 ml प्रति लीटर में अगर घोल करके छिड़काव कर सकते हैं, तो इसको भी से भी हम लोग प्रकोप से बच सकते हैं। तो ये आपको है भुआ पिल्लू के लिए है। बहुत से दवा है, जैसे नुभाक्रोन है, वो भी दे सकते हैं, डाइक्लोरोस है, इसको भी हम लोग 2 ml करके इसको समय पे छिड़काव कर देते हैं, ताकि उसका पिल्लू मर जाती है। लेकिन एक बात आती है कि मूंग में जो मोज़ेक रोग की बात होती है, तो मूंग हमारे किसान भाई देखते हैं कि बहुतायत रूप में लगाते हैं। एक किसान लगाया, उसकी देखा देखी दूसरे किसान भी लगाते हैं और ऐसे में जब रोग लगता है एक खेत में, तो दूसरे खेत में भी आ जाते हैं और इससे जो है पूरे गाँव के गाँव नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? पीला मोज़ेक जिसको बोलते हैं, जिसके कारण पूरा पौधा ही पीला हो जाता है, फल भी पीला हो जाता है, जो उसकी बाजार में डिमांड कम हो जाती है। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले तो किसान भाइयों को हम लोग कहेंगे कि आप जो भी जहाँ से बीज खरीदें, वो मतलब रोग रोधी किस्म का ही चुनाव करें, ताकि उसमें कम से कम हो। और यदि ये लगने की संभावना लगती है कि लगा मेरा पीला हो रहा है, चूँकि ये वायरल है, जो भी मोज़ेक होती है ये वायरल बीमारी होती है, जो हवा के कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपको पीलापन का लक्षण आता है, तो इसमें हम लोग मेटासिस्टोक एक दवा आती है या कोई भी कीटनाशक दवा आती है, उसको 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसको हमको छिड़काव कर देना चाहिए। और जहाँ भी हम लोग अगर इस तरह की समस्या आती है, तो जहाँ पे हम लोग कम से ज़्यादा गोबर का प्रयोग करें और उस खेत में आपका ये खली, जिसको हम लोग बोलते हैं तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, उसको खेत में प्रयोग करने से भी आपका मोज़ेक का प्रकोप कम हो जाता है। अब हम जानना चाहेंगे कि हमारा जो आज का विषय है मूंग और उड़द के बारे में, तो सबसे ज़्यादा किसान भाई हमारे लगाते थे अरहर, लेकिन अब जो कि मूंग की ओर आए हैं, कम दिन में यह मूंग हो जाता है, तो कौन कौन सी किस्में लगाएंगे? हमारे यहाँ बारिश की कम हो रही है, तो इसके लिए हम लोग उड़द और मूंग को हम लोग उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो मूंग क्या है, आपको 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है, कम समय में तैयार होती है और उसको कम पानी भी चाहिए। हम लोग ऊंची ज़मीन, जिसको हम लोग टार बोलते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो मूंग का मुख्य फसल जो मूंग, जिसे हम लोग जानते हैं कि मूंग दो सीजन में लगाई जाती है। एक खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन के लिए हम लोग जो किस्म किसान को बताते हैं, उसमें पूसा विशाल, उसी तरह से आपको क्या है, और या IPM 23, ये 2 वैरायटी है जिसको हम लोग खरीफ और में लगा सकते हैं। और उसके बाद रबी, जिसको हम लोग बोलते हैं रबी नहीं, समर में, जो गर्मी में जो लगाते हैं, जो इसका लगाने का समय है फरवरी से मार्च। तो फरवरी मार्च में लगाते हैं। उसके लिए है क्या है कि आपको SML 668 है और IPM 23 है और IPM 99 वो 125 है।
और हम 12 करके एक वैरायटी आती है जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है और ये आपको 60 दिन से 65 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये किसान ये वैरायटी किसान लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे वैज्ञानिक ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें बताई। और एक चीज़ इन्होंने बताया कि टाण भूमि का यूज अगर करना है तो मूंग और उड़द लगाएं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसान भाई, आपको लिए भी आज के लिए बस इतना ही। अगले में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार। तो देखा किसान भाई बहनों कि कितने फायदे का ये चीज है। अगर आप इसी तरह से कीट प्रबंधन करते हैं तो आपकी पैदावार बहुत ज्यादा होगी, और अगर पैदावार ज्यादा होगी तो मुनाफा भी काफी ज्यादा होगा। लेकिन हम अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे वक्त चला है एक छोटे से विराम का। कहीं मत जाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, अब बारी है जानकारी की, और अब जो जानकारी देने वाले हैं वो है तसर की। बिल्कुल, तसर की जो है खेती अब किसान भाई बहन कर रहे हैं और बहुत सारे किसान इसका प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। देखिए, सरकार अपनी तरह तरह की योजना चलाती है आपके लिए और आपके उत्थान के लिए। सरकार की एक ही मंशा है कि वो आपको आत्मनिर्भर बनाए, और इसी कड़ी में वो तसर के लिए तसर अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत है। तो वैसे किसान भाई बहन जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो इस हमारे विशेषज्ञ जो है उसको बताएंगे कि इसमें प्रशिक्षण कैसे लिया जाता है और ये क्यों जरूरी है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप खेती करते हैं, खेती के साथ साथ कई उपक्रम करते हैं जिसमें कि एक तसर कीट का पालन भी है। लेकिन तसर कीट पालन में प्रशिक्षण की कितनी अहमियत है, जानकारी की कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल मित्तल जी। इनसे जानेंगे कि तसर कीट के उत्पादन में, उसके पालन में प्रशिक्षण का कितना बड़ा रोल है। मित्तल साहब, ये बताइए कि हमारे किसान भाई तो परंपरागत रूप से हर तरह की खेती करते हैं और तसर की भी करते आए हैं पहले से। तो पहले की खेती और अभी के समय में अगर तालमेल बिठाने की बात करें तो उसमें प्रशिक्षण का कितना बड़ा रोल है उनके लिए? मैं सर आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान जो है केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, और ये जो है इसमें प्रशिक्षण भी होता है और इसमें जो है अनुसंधान भी होता है। लेकिन चूँकि ये हमारा आप जो है प्रशिक्षण सेक्शन में आए हैं तो हमारा जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रशिक्षण जो होता है वो उसी के कारण हम जो है जो तसर का उत्पादन है हम उसकी बढ़ोतरी कर सकते हैं। हमारा जो संस्थान है वो विगत वर्षों से 50, 60 साल, 70 सालों से ये जो है करीब 15 विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से जो है यहाँ पे जो है तसर का जो है उत्पादन जो है होता है। और हमारा संस्थान जो है जो 15 स्टेट हैं, देश के विभिन्न राज्य, यहाँ पे जो है तसर का किसी न किसी रूप में जो है वहाँ पे जो है संस्थान खुला हुआ है, और वहाँ से दूर दूर से जो है प्रशिक्षणार्थी आते हैं। हमारे जो मेनली प्रशिक्षण भवन की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ से जो है एक PGDS कोर्स चलता है 15 महीने का। उसमें जो है हमारे जो बच्चे हैं BSc जो ग्रेजुएशन वाले आते हैं, और इसमें जो है पूरे ही ऑल इंडिया लेवल से बच्चे प्रोफेशनल्स के लिए है। ये प्रोफेशनल्स के लिए है, और इसमें पूरे ही जो है देश से आते हैं। और इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें 2 सेमेस्टर की जो है पढ़ाई लिखाई होती है, और इसके अलावा जो है 3 महीने का जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। उसमें जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ये 3 महीने के लिए जो है अपने अपने स्टेट में जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा एक जो है IPT प्रोग्राम भी होता है बच्चों का, वो भी कंप्लीट करते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं तो ये संपन्न करते हैं। इन बच्चों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम आए जो है किसानों के संदर्भ में आते हैं तो किसानों के लिए हम लोगों ने 3 प्रकार के कार्यक्रम रखे हैं। एक हमने कार्यक्रम रखा है 10 दिन का, एक हमने कार्यक्रम रखा है 5 दिन का, एक हमने कार्यक्रम रखा है 3 दिन का।
तो जो 10 दिन और 5 दिन और 3 दिन वाले कार्यक्रम हैं, ये तीनों ही प्रकार के कार्यक्रम जो है हमने केवल किसानों के लिए रखे हैं। जो हमारे संस्थान है, हमारे संस्थान से जुड़े हुए जो अदर छोटे छोटे बड़े यूनिट्स हैं, वहाँ से जो है किसान आते हैं और वो किसानों को हम जो लेटेस्ट जो बिल्कुल नवीन जो प्रौद्योगिकियाँ हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। उनको डिफरेंट प्रकार की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में हम उनको दोबारा से बताते हैं। हम उनको थ्योरी भी बोलते हैं, प्रैक्टिकली भी करवाते हैं और जो लेटेस्ट प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, उसकी क्या यूटिलिटी हो सकती है, टसर को बढ़ावा करने के लिए टसर का जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, उस बारे में हम हर किसान को जो है उस ट्रेनिंग देते हैं। जो भी नवीनतम जानकारी है वो उनको उसको उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा हम जो हमारे किसान भाई हैं, किसान लोग हैं, उनके हम रहने की भी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे हम उनको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री देते हैं। रहने की बहुत ही जो है उचित व्यवस्था है। 25 रुपये हम मात्र उनसे लेते हैं और 25 रुपये में ही जो है किसान को हम रहने का व्यवस्था करते हैं और खाने पीने की व्यवस्था हम किसानों को जो है फ्री करते हैं। तो किसान जो है अपना अगर निबंधन कराना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो कि हमारे मान लीजिए कि जो झारखंड के में है, जो रांची के आसपास के हैं, वो तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के संथाल के हमारे किसान हैं वो कैसे जुड़े आपसे? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है ये विभिन्न राज्यों में इसके छोटे छोटे सेंटर खुले हुए हैं। हमारा उन लोगों से संपर्क बना रहता है। हमारा कुछ एक्शन प्लान होता है, तो उस एक्शन प्लान के अंदर और यदि कोई किसी का रिक्वेस्ट आता है, हम उनको यहाँ से जो है बोलते हैं कि यदि कोई भी फार्मर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण चाहता है तो वो अपने फार्मर्स को अपने साथ लेके आते हैं। चाहे कोई महाराष्ट्र से हो, चाहे तेलंगाना से हो, चाहे यूपी से हो या मध्य प्रदेश से हो या इवन छत्तीसगढ़ से हो। हाँ, विभिन्न राज्यों से जो फार्मर्स यहाँ आते हैं वो अपने अपने साथ में एक जो है जो उनका मुखिया होता है वो साथ में आता है और हम उनसे कॉन्टेक्ट रखते हैं। वो यहाँ आता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन फ्री देते हैं, रहने का हम उचित मिनिमम व्यवस्था करते हैं। वो यहाँ रहता है और प्रशिक्षण पालता है। कि कोई भी किसान जो भी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो निसंकोच आपके संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क सारी सुविधाएं हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, चूँकि प्रशिक्षण का जान रहे हैं कि प्रशिक्षण से किसानों को क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे जो प्रशिक्षण आप देते हैं तो प्रशिक्षण में किन किन बातों का आप लोग ज़्यादा जोर देते हैं जो आपको लगता है कि धरातल पे उसकी ज़रूरत है? प्रशिक्षण के अंतर्गत हम जो है अपने संस्थान के जो विभिन्न विभाग हैं, हर विभाग में हम अपना कार्यक्रम रखते हैं और जो हर विभाग का कार्यक्रम होता है वो बेसिकली पूरा जो है प्रैक्टिकली वाला कार्यक्रम होता है और हर विभाग में जो बिल्कुल नवीनतम जो प्रौद्योगिकी जो डेवलप की है वो विभाग वो अनुभाग उस प्रौद्योगिकी को किसान के सामने पेश करता है, उसको समझाता है, ताकि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता है, ताकि चाहे वो लैब के अंदर हो चाहे वो फील्ड के अंदर हो, और ताकि किसान को अच्छी तरह से मालूम हो जाए और वो प्रौद्योगिकी अपने जब वो वापस अपने जो है खेत में जाएगा तो उसको वो अपना सके और साथ ही जो है अपने जो टसर का जो उत्पादन है उसमें बढ़ावा हो सके। पूरी किसान को जो इस बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे किसान भाई जो अगर नई शुरुआत करना चाहते हो तसर में, चूँकि संस्था भी अच्छा काम कर रही है, तो नई जब शुरुआत करते हैं तो उस समय क्या बताते हैं उनको कि और मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? जब यदि कोई हमारे पास नया फार्मर आता है तो हमें जो है पहले से पता रहता है कि ये फार्मर जो हमारे लिए नया है और ये जो है टसर का जो कल्चर है, जो उत्पादन है उसको करना चाहता है, तो हम उसके लिए हम किसानों के लिए एक जो है रीजनल लैंग्वेज में मोटिवेशनल लेक्चर भी रखते हैं सबसे पहले। और हम उन किसानों को जो है एक भाषाई समस्या भी तो हमारे झारखंड में है। हाँ, भाषाई समस्या को रखते हुए हम उस स्थिति में क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ लोकल वैज्ञानिक होता है हम उसका जो है उपयोग करते हैं, हम उसकी सहायता लेते हैं, उसको भी हम आमंत्रित करते हैं। और जो लोकल वहाँ का जो है कर्मचारी होता है, जो वहाँ का टेक्निकल जो ऑफिसर होता है, हम उसको भी कॉल करते हैं, ताकि द्विभाषी हम करते हैं, ताकि उसको जो है साथ के साथ जो है उसको यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जो लोकल लैंग्वेज वाला आता है वो उसको उसमें कन्वर्ट करके बता देता है। और उसको जो है जो नया फार्मर आता है हम उसको पूरा जानकारी देते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना लाभ मिल जाएगा। और निश्चित रूप से हमने ये देखा है विगत वर्षों में जो फार्मर हमारे यहाँ आते हैं, जो नया फार्मर आता है, यदि वो यहाँ पे एक बार सीख के जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो हमेशा उस टसर जो कल्चर है उसको अपनाता है, आगे तक अपनाता है और उसके बच्चे भी आगे तक अपनाते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उनकी जिज्ञासा दूर करी और उनको भी ये हमारे किसान भाइयों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो भी आपसे जुड़े। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से बात करिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखा किसान भाई बहनों कि कितना ये फायदेमंद है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इसमें काफी मुनाफा भी आपको होने वाला है और प्रशिक्षण तो निःशुल्क ही मिल रहा है। तो चलिए अब हम और बकबक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लिए चलते हैं सीधा IMD पुणे और वहां से जानकारी लेते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, 4 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। कांड खेत में मिट्टी में नमी की कमी से कहीं कहीं दीमक के प्रकोप से पौधे सूख रहे हैं। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो क्लोरपारीफास दवा का छिड़काव पौधे के जड़ के आसपास 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। देर से रोपे गए धान की फसल के रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण कर यूरिया का भुरकाव करें। तो चलिए अब वहां से भी हम वापस आ गए और अब मुझे जो है जाना पड़ेगा अगले अंक की तैयारी करने के लिए, और आप जाइए अपने खेतीबाड़ी पर ध्यान देने के लिए। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आप सभी के खतों का बेसब्री से इंतजार। नमस्कार।